तो आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज मैथ्स में एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी बुक से। और आज ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा और ज़्यादातर 10th के बच्चों को के लिए ये चैप्टर मोस्ट डिफ़िकल्ट था। तो आज ये एंड हो रहा है। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो ये एरिया रिलेटेड टू सरफेस एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे उसी तरह से जैसे हमने यहाँ ट्रायंगल में किया है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हम ये लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको आज एंड कर देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये जो साइड्स गिवन है, 3 साइड्स है ना, 7 सेंटीमीटर, 24, 25, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं और तुम्हें बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं है। हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हम पहचान लेंगे कि इसमें सबसे बड़ी जो साइड होगी वही हाइपोटेनस होगी। अगर सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस है तो फिर हाइपोटेनस जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। तो बस यही चेक करेंगे कि इफ़ these are the sides of right angle triangle then Pythagoras theorem should be satisfied, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं, तो AC स्क्वायर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम इसमें तीनों साइड्स का स्क्वायर करके चेक करते हैं। पहले AC का एक साइड का स्क्वायर चेक करेंगे जो बड़ी साइड है। यहाँ पे बड़ी साइड कौन है, 25 है, तो 25 ही हाइपोटेनस होगी, है ना, क्योंकि जो सबसे बड़ी वही तो हाइपोटेनस होती है। तो 25 लेट हाइपोटेनस है, तो 25 का स्क्वायर चेक करेंगे कितना होता है, 625, है ना, ये आ जाएगा। और फिर 24 का स्क्वायर होता है 576, है ना, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो अब हमें क्या चेक करना है, ये कंडीशन चेक करनी है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड कहलाएंगी। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है ना, इन दोनों के स्क्वायर को इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है यही सबसे बड़ी साइड मीन्स यही हाइपोटेनस है। तो चलो देखो इन दोनों का स्क्वायर का सम, दैट मीन्स 576 प्लस 49 कितना आ रहा है, 625 आएगा ये, है ना, 625 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, डेट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और वो कितना आ रहा है, नीचे से लिखते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, किसके बराबर आ रहा है, ये 25 स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कह देंगे हेंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल साइड, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। और कहेंगे कि दीज साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी बोल दो जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसी तरह से चेक करना है। तो सेकेंड वाले को चेक करते हैं। फिर सबसे बड़ी साइड 8 है, तो यही क्या होगी, हाइपो होगी। तो 8 का स्क्वायर 64, फिर 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। ओके, अब चेक करो कि इन दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं। तो 6 का 36 प्लस 9 कितना आ रहा है, 45 आएगा, है ना, 45। तो ये क्या हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर, है ना, इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। दिख रहा है इन दोनों का सम 45 आ रहा है स्क्वायर का सम, जबकि इसका स्क्वायर क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। हेंस द साइड्स आर नॉट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये साइड क्या पूछा है, कौन कौन से ट्रायंगल, हाँ यही बताना है कि ये ट्रायंगल ये है या नहीं राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस हो गया, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। बस सिमिलरली यहाँ भी चेक कर लो, सबसे बड़ी साइड
100, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, ओके। उसके बाद 80 का स्क्वायर 6400, 50 का स्क्वायर 2500। अब इन दोनों का सम दैट मीन्स 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर कितना आ रहा है, तो अगर हम ऐड करें इसको तो 64 और 80 और 4 9 कितना आ रहा है 89 आ रहा है ना। 6 2 2000 20,000 60,000 80,000, यहाँ पे 25 ये और ये 64 हुआ, ठीक है। तो 8900 आ रहा है ना, 8900 आ रहा है, जबकि 100 का स्क्वायर आ रहा है 10,000। तो फिर ये दोनों फिर से इक्वल नहीं हुए, हैंस इज नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, है ना। तो इसलिए ये साइड्स भी राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। बस हो गया, ठीक। सिमिलरली यहाँ कर लेंगे, तो अब कर सकते हो लेकिन फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। तो 13 का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड ये है, तो यही हुआ 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। अब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ रहा है ऐड करने पर, ये हमें पता है, दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, यहाँ देखें तो हमारा है 144 प्लस 25 कितना आ गया 169 ऐड करेंगे तो दिख रहा है कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बस इतना ही करना है, बस बाकी तुम लिख लो, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से प्रूविंग स्टार्ट होगी, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको इरेज करते हैं तब करें। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले जो इससे रिलेटेड थ्योरम है वो हम लोग कर लें, क्योंकि इसका यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये थ्योरम है, इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड, दैट मीन्स हाइपोटेनस पे अगर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिया गया है, तो जहाँ पे B क्या है, राइट एंगल है, तो अगर राइट एंगल वर्टेक्स से तुम अपोजिट साइड, दैट मीन्स हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर होंगे, और ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होंगे। मीन्स ये ट्रायंगल भी बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा और ये ट्रायंगल भी बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा, और आपस में ये दोनों खुद भी सिमिलर होंगे। तो यही बात यहाँ पे सिद्ध की जा रही है, प्रूव की जा रही है ना। तो ट्रायंगल ABC और ADB हम पहले प्रूव कर देते हैं कि जो बड़ा वाले ट्रायंगल के सिमिलर है कौन सा है, ये ADB। तो देखो बड़े वाला जो ट्रायंगल ABC है उसका एंगल A है ना, ये वो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का भी एंगल है, कॉमन एंगल। फिर बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल B 90 डिग्री है और इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल D 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी इक्वल हुए, तो दो एंगल इक्वल मिल गए, थर्ड इक्वल होना ही है। तो बाई AA दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट मीन्स बड़ा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ADB के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। देख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, B इज इक्वल्स टू D एंड B इज इक्वल्स D, ये 90 C इज इक्वल्स टू B। तो और इसी तरह से अब हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो भी बड़े वाले का सिमिलर होगा, क्योंकि जैसे ये है वैसे ये भी है, 90 यहाँ 90 यहाँ, है ना, तो सब कुछ वैसा ही है। तो इसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर है। तो ये हमने लिख दिया, सिमिलरली दिस ट्रायंगल ABC इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल दिस BDC, ठीक है। तो जब ADB ABC के सिमिलर है और BDC मीन्स ये वाला भी ABC के सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर हुए, ठीक
ठीक है, यही प्रूव करना था, तो प्रूव हो रहा है। और ये स्टेटमेंट हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, अब जैसे यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड मीन्स हाइपोटेनस पे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, तुमने की है या ड्रॉ हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर क्या करती है, दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है इस पूरे ट्रायंगल को। और ये जो सिमिलर ट्रायंगल हैं ये आपस में तो सिमिलर है ही, बड़े वाले के भी सिमिलर है, मीन्स ये छोटा वाला भी बड़े वाले के सिमिलर है और ये भी छोटा वाला भी बड़े वाले के सिमिलर है और आपस में भी सिमिलर है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें करना क्या है हमें, QM इंटू एम आर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। देखो ये साइड्स QM इंटू एम आर आ रही है, तो कहाँ है वो साइड, QM इंटू एम आर। इसका मतलब इस छोटे दोनों ट्रायंगल में हमें वर्क करना है और हमें पता है कि ये दोनों सिमिलर है बाय थ्योरम, जो भी हमने पढ़ा बाय थ्योरम दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो यही यूज़ करके, इसी पॉइंट को यूज़ करके हम ये सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेना, हमें कहाँ से पता चल रहा है, QM इंटू एम आर। बट इन दोनों ट्रायंगल को अगर तुम सिमिलर बोलोगे तो नेमिंग क्या करोगे, क्योंकि नेमिंग भी तो सही होनी चाहिए ना। अब तुम डायरेक्ट कह दो PMR इज इक्वल्स टू PMQ, तो ये गलत भी तो हो जाएगा। हमें कहाँ पता है कि अगर तुमने लिखा ट्रायंगल PMR सिमिलर टू ट्रायंगल, जैसे तुमने कहा ना PMR और ट्रायंगल PMQ, ट्रायंगल PMQ, अगर तुमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि बाय थ्योरम तुम्हें पता है कि ये दोनों आपस में सिमिलर है, बट नेमिंग तो गलत हो रही है ना। तुम्हें कैसे मालूम कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं? सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ के अकॉर्डिंग तो तुम कह रहे हो कि एंगल P के इक्वल है, इसका एंगल P ये वाला, इसका एंगल P ये, तुम्हें कैसे पता? M के इक्वल है, ये तो चलो ठीक है 90 है, और कह रहे हो RQ के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, पर तुम्हें पता कैसे है? तो हमें पहले इसमें ढूंढना होगा कि कौन किसके इक्वल है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे नेम कैसे, उसकी नेमिंग कैसे करें ताकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम आए। तो चलो पता कर लो पहले, देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन से, हमें यहाँ पता है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल में, यानी क्या ट्रायंगल का नाम रखें हम लोग, PQR, और एक ये छोटा ट्रायंगल लेते हैं, या ये कोई भी ले लो, तो डिसाइड हो जाएगा कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो सिमिलर पहले इसमें, क्योंकि हमें पता है कि छोटा वाला बड़े वाले के भी सिमिलर है, तो बाय थ्योरम हम कहेंगे ट्रायंगल PQR प्रूफ में लिखेंगे। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम तो हमें पता है इन दोनों में करना है, तो फिर हम बड़े ट्रायंगल को क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि डिसाइड तो हो कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अभी समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो पहले हम डिसाइड करना चाह रहे हैं, इसलिए हम पहले बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर इस छोटे ट्रायंगल को प्रूव कर रहे हैं। तो ट्रायंगल प्रूफ में हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब नेमिंग सही करनी है भाई, देख के PQR किसके, इसके सिमिलर है मालूम है हमें, बट इसकी नेमिंग तो सही करो। तो अगर तुमने इसको P किया है तो P के इक्वल, इस बड़े ट्रायंगल के P के इक्वल 90 डिग्री के इक्वल इस छोटे ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, M है। तो यहाँ तुम्हें नाम क्या रखना होगा, M रखना होगा, क्योंकि तुमने यहाँ P लिया है तो P की इक्वल M आना चाहिए। P 90 है तो छोटे वाले ट्रायंगल का M 90 है। अब उसके बाद यहाँ Q है तो Q के इक्वल इस ट्रायंगल का, इस बड़े ट्रायंगल का एंगल Q, इस छोटे ट्रायंगल का एंगल Q कॉमन है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर हैं, जो बराबर है वही लिखेंगे ना। अब बचा कौन, PM हो, M Q हो गया, देखो M और Q हो गया, तो बचा कौन, P बचा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, P नाम लिखना होगा। अभी नेमिंग सही है। तो हमें पता है बाई थ्योरम, इसे हम कह देंगे बाई थ्योरम, है ना, बाई थ्योरम। तो थ्योरम से अगर हमें पता है तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि एंगल P इक्वल है एंगल M के। ओके, एंगल P क्यों इक्वल है मालूम है, 90 डिग्री, और वैसे भी सिमिलरिटी से भी आ रहा है। और एंगल Q इक्वल है एंगल Q के, कॉमन है ना, कॉमन है ये। और एंगल R इक्वल है एंगल P के। अब देखो ये डिसाइड हो गया कि कौन किसके इक्वल है।
आर पी के इक्वल है। अभी तक अगर हम नाम नेमिंग अभी जो हमने लिखा था गलत हो रही थी, अब आर जो आ रहा है क्यू के इक्वल आ रहा था अभी जो हमने नाम रखा था, लेकिन अभी आर किसके इक्वल आ रहा है, पी के, ये वाले एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है ना। अब डिसाइड हो गया है, किसी को यूज़ करेंगे कौन किसके इक्वल है। तो अब चलते हैं उन दोनों ट्रायंगल में जहाँ हमें वर्क करना है, क्यू एम और एम आर। क्यू एम और एम आर मीन्स इन दोनों में, ठीक है। अब डिसाइड हो चुका है कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, ये वाला पार्ट। इन दोनों ट्रायंगल में जब हम काम करेंगे तो क्यू आर के इक्वल नहीं है, वो डिसाइड हो चुका है, आर इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब इन दोनों में करते हैं, तो नेमिंग करेंगे। नाउ ट्रायंगल, अब नेमिंग फिर से सही करनी होगी जैसा जो इक्वल है। अगर हम इस छोटे ट्रायंगल का नाम रखते हैं पी क्यू एम, नाउ ट्रायंगल पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल, उसका नाम क्या रखना होगा, जो पार्ट इक्वल है उन्हीं के इक्वल रखना होगा। तो P के इक्वल यहाँ पे अब देखेंगे एंगल P के इक्वल इस ट्रायंगल में कौन सा है, ये हमें पता है। P के इक्वल ये जो इस ट्रायंगल का ये P है, इस ट्रायंगल में उसके इक्वल कौन है, R है। तो यहाँ पे हमें नाम लिखना होगा R। Q के इक्वल कौन है ये हम नहीं जानते, Q के इक्वल इस ट्रायंगल में कौन है ये हम नहीं जानते, बट M के इक्वल कौन है ये हमें पता है। इस ट्रायंगल का जो M है वो इस ट्रायंगल का भी M है, तो लास्ट में यहाँ पे भी M आना चाहिए। यहाँ M आया है तो इसमें भी M आना चाहिए। तो बचा कौन, अब पी क्यू एम तो रख दिया तुमने, इसका नाम पी क्यू एम रख दिया, इसका नाम क्या होना चाहिए, R और M है, तो बचा कौन, अब R और M रख दिया, बचा कौन, P। तो यहाँ बीच में कौन आना चाहिए, P आना चाहिए। अब नाम सही है, तो फिर अब हो गया, अब सही है क्योंकि हमें पता था कौन किसके इक्वल है, अदरवाइज गलत हो जाता। तो अब सिमिलर है, ये भी कैसे पता चला, बाय थ्योरम, है ना। बट पार्ट्स सही लिखने हैं, नेमिंग सही लिखनी है। तो अब यहाँ से पता चल रहा है अगर ये सिमिलर है तो हमें पता है दिस इम्प्लाइज पी क्यू अपॉन आर पी, पी क्यू अपॉन आर पी, आर पी, क्यू एम अपॉन पी एम, और एम पी अपॉन एम आर, है ना। अब एम पी हमें नहीं लिखना, हमें पता है कि एम पी नहीं, हमें पी एम लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, एम पी की जगह पी एम लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, चाहे एम पी बोलो चाहे पी एम बोलो। तो पी एम अपॉन आर एम या एम आर। तो देखो एम आर प्रूव करना है तो हम आर एम क्यों लिखें, एम आर ही लिखते हैं, तो एम आर, ठीक। दिस इम्प्लाइज, जो प्रूव करना है वो आ रहा है क्यू एम इंटू एम आर, देखो क्यू एम इंटू एम आर यहाँ से आ रहा है, तो इन दोनों को यूज़ कर लेंगे हम। दिस इम्प्लाइज क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या प्रूव होता है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इधर, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू इधर मल्टीप्लाई एम आर, प्रूव हो गया। तो नीचे लिख लें या यहाँ कर देते हैं, चलो यहाँ से हमें समझ में आता है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, इधर हुआ तो पी एम स्क्वायर हो गया। तो क्या बना, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आएगा तो इधर और ये उधर आएगा, बस उसी को हम सीधा लिख रहे हैं, ठीक है। देखो और बच्चों को समझना है इसलिए हम आगे उधर ही लिखते हैं। ये इधर कहाँ जाएगा, पी एम स्क्वायर, तो यहाँ आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं पता है अभी इक्वेशन कैसे इधर उधर हो रहा है, तो ये इधर गया पी एम स्क्वायर और इधर आया क्यू एम इंटू एम आर, तो क्यू एम इंटू एम आर ये हुआ, ठीक है। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं आगे। तो अब तो वही चीज़ है, बस उल्टा दिख रहा है, वो उधर लिखा है इधर है, तो सीधा लिख लो। तो क्या बना, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। ये दो स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है, तुम्हें समझना चाहिए कि वो एक ही बात है, यहीं से समझ लेना चाहिए था, पर समझाने के लिए लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो ये आ गया, तो प्रूव्ड है ना, यही प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हमें डिसाइड करना होगा कौन किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। डायरेक्ट नेमिंग कर दोगे तो आएगा नहीं और गलत प्रूव होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं 3rd। तो अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन किया। हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहले दिखाना होगा कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। तो देखो यहाँ पे क्या हमें कहाँ पे प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, ये प्रूव करना है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, ये कहाँ पे आ रही है साइड, बी सी इंटू बी डी, दैट मीन्स ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल इन दोनों में आ रही हैं, तो इन्हीं को हमें लेकर चलना होगा।
तो हमें पता है बाय थ्योरम ट्रायंगल ए बी डी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब नेमिंग में हमें सावधानी रखनी है, तो ए बी डी कैसे सावधानी रखें कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वही इक्वल आने चाहिए। तो ए के इक्वल कौन है यहाँ हमें देखना होगा कि बड़ा जो ट्रायंगल ए बी डी हमने लिया है और जो छोटा ट्रायंगल ए बी सी लिया है, इसमें कौन सा एंगल इक्वल है। तो बड़े एंगल ए के बराबर इस छोटे एंगल ट्रायंगल का कौन सा एंगल इक्वल है, सी है। तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा, सी, क्योंकि ए के इक्वल ए का करस्पॉन्डिंग सी होना चाहिए। फिर बी के इक्वल कौन है, बड़े ट्रायंगल का जो एंगल बी है, बी के इक्वल कौन है ये हम नहीं जानते। तो बी के इक्वल देखो बी ही है, बड़े ट्रायंगल में भी बी आ रहा है, छोटे ट्रायंगल में भी बी आ रहा है, तो बी के इक्वल बी है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी के इक्वल बी आएगा, क्यों, कॉमन एंगल है ना। उसी तरह से डी के इक्वल अब बचा कौन, डी के इक्वल यहाँ कौन बचेगा, अगर यहाँ बड़े ट्रायंगल का नाम डी है, अब छोटे ट्रायंगल में बचा कौन, सी भी हो गया, बी भी हो गया, सी हो, तो बचा कौन, ए बचा, तो इसका यहाँ पे ए आएगा, तो डी के इक्वल ए आएगा। तो हमें समझ में आया कि ये जो छोटे ट्रायंगल का ये एंगल है बड़े ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, अभी तक नहीं पता था, तो अब क्लियर है, ठीक है। तो पहले ये काम हमें कर लेना है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी के, और एंगल डी बराबर है एंगल ए के। इसी से हमें काम करना है, ठीक है। और ये शॉर्ट नेम है तो बता दिया है कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इससे क्लियर है कि ये ए कौन से एंगल है, कौन से ट्रायंगल में किस एंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल के एंगल ए की बात हो रही है। तो शॉर्ट में नाम लिख सकते हैं अगर हमने बता दिया है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हो गया एंगल डी एंगल ए। अब हमें क्या करना है, अगर ऐसा है तो अब ये दोनों ट्रायंगल तो हैं ही सिमिलर, तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, है ना। ये तो हमने जानने के लिए लिख दिया है कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ए बी अपॉन सी बी, क्योंकि यहाँ बी सी है तो हमें सी बी नहीं लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, है ना। तो ए बी अपॉन बी सी, ये कहाँ से पता चला, बाय थ्योरम, ये लिख लेंगे। इसको लिखना ज़रूरी था क्योंकि अगले पार्ट में ये यूज़ होगा, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ थी तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ ही से, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि अगले में हमें यूज़ करना है। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी ए। अब बी ए नहीं लिखेंगे, यहाँ ए बी है, देखो क्या लिखेंगे, बी ए को ए बी लिखेंगे, तो क्या बनेगा, ये बी डी अपॉन ए बी। अगेन डी ए अपॉन ए सी आ रहा है, तो डी ए आ रहा है क्वेश्चन में या नहीं आ रहा है वो हमें देखना होगा कि नेक्स्ट पार्ट में शायद डी ए आ रहा है, तो डी ए लिखेंगे, ए डी लिखें। देखो डी ए नहीं है, ए डी है, तो हम लोग इसको डी ए ना लिखकर ए डी लिखें और इसको ए सी लिखें, ठीक है। ए सी लिखते हैं, ए सी ही दिया है, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी, ए सी दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब यहाँ से हमें ये जो प्रूव करना है वो कहाँ मिल रहा है, वो देखो यहाँ पे मिल रहा है, इन दोनों से मिल रहा है। तो दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी, है ना। अब ये इधर मल्टीप्लाई वो प्रूव हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इंटू ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी आ गया, बी सी इंटू बी डी, यही हमें प्रूव करना था, ओके। ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सेकेंड पार्ट है, तो इसी का सेकेंड पार्ट यहीं से कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, पार्ट 2। इसमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। टू प्रूव AC square is equals to BC इंटू डी सी, ये प्रूव करना है, BC इंटू डी सी। तो BC DC कहाँ है, BC और DC तो इन दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है, इन्हीं दो ट्रायंगल में वर्क करना है। तो बाय थ्योरम हम जानते हैं कि ट्रायंगल, बस नेमिंग सही करना है, ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का नाम, तो अगर हम इसका छोटे वाले का नाम ABC रखते हैं, ट्रायंगल ABC
इज सिमिलर, तो इसका नाम क्या रखें, अकॉर्डिंगली जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उन्हीं के नाम बेस पे रखेंगे। तो एक इक्वल इस ट्रायंगल में एंगल एक इक्वल इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा है, हमने अभी प्रूव किया है कि एक इक्वल डी है ना। तो फिर हमें यहाँ लिखना होगा इस ट्रायंगल का नाम क्या लिखना, कहाँ से स्टार्ट करना होगा, ट्रायंगल डी से स्टार्ट करना होगा, जैसे ए स्टार से डी से करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। बी के इक्वल कौन है, इस ट्रायंगल का बी इस ट्रायंगल के कौन से एंगल के इक्वल है हम नहीं जानते, तो इसको नहीं लिखेंगे अभी। सी के इक्वल कौन है, इस ट्रायंगल का एंगल सी इस ट्रायंगल के एंगल सी के इक्वल है, दोनों 90 हैं, तो सी के इक्वल यहाँ पे कौन है, सी है। तो बचा कौन इस ट्रायंगल में, डी हो गया भाई, इस ट्रायंगल का डी हो गया, सी हो गया, तो बचा कौन, ए बचा, ये वाला बचा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ए। अब नाम सही है, ठीक। तो अगर ये सिमिलर है तो इसे प्रूव होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डी ए को हम क्या लिखें, ए डी लिखते हैं। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी डी। तो सी ए को क्या लिखें, ए सी लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में ए सी आ रहा है ना, तो लिख दिया ए सी अपॉन, क्वेश्चन में ए सी है तो ए सी अपॉन डी सी, डी सी। अब कहाँ से प्रूव हो रहा है ये गिवन जो स्टेटमेंट है या ये जो हमें प्रूव करना है वो कहाँ पे है, इसमें कहाँ मिलेगा हमें, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हमें मिलेगा, ये देखो इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई ए सी, यहाँ होगा बी सी इंटू डी सी। तो दिस इम्प्लाइज बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। अब यहाँ से दिखाओ ए सी इंटू ए सी क्या हुआ, ए सी स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये उधर लिखाएगा लेकिन हम इधर सीधा लिख ले रहे हैं, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, और डी सी इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये इधर लिखवाएगा लेकिन हम सीधा लिख ले रहे हैं, उधर ही लिख दे रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो गया बी सी इंटू डी सी, ये चीज़ बी सी इंटू डी सी, ये प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी कर लिया जाए यहीं पर। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है, देखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। अब प्रूव करना है ए डी स्क्वायर, थर्ड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट। ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। ये कौन से ट्रायंगल में है, बी डी सी डी, बी डी सी डी, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग मालूम ही है कि ये सिमिलर है, लेकिन नेमिंग सही करनी है, कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। तो करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी डी लेना होगा हमें, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब इसका नाम सही रखना, जो इक्वल है उसी के इक्वल लिखना। एक इक्वल इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, ए यहाँ 90 डिग्री है बड़े में, तो यहाँ पे कौन 90 डिग्री है, सी है, तो यहाँ हमें सी लिखना होगा। बी के इक्वल, इस ट्रायंगल का जो एंगल बी है इस ट्रायंगल में किस एंगल के इक्वल है, नहीं पता हमें, तो ठीक है, अगर पता है तो लिख सकते हो। इस ट्रायंगल का बी कहीं पता है, नहीं पता, अगर पता हो तो यहाँ से पता हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट हम डायरेक्ट जो हमें पता है वो करते हैं। मान लो हमें बी नहीं दिख रहा है, तो क्या डी के इक्वल दिख रहा है, डी के एंगल कौन सा एंगल है, इसका जो एंगल ए बी डी, बड़े वाले का जो एंगल डी है इस छोटे वाले के कौन से इक्वल है, डी के ही इक्वल है। देखो बड़े वाले का भी डी यही है, छोटे वाले का भी डी यही है, तो यहाँ का तो हमें नहीं पता था, लेकिन लास्ट वाला हमें पता है, इसका बड़े वाले का डी और छोटे वाले का भी डी। तो बचा कौन इसमें, डी हो गया, सी हो गया, तो बचा कौन, ए बचा, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए, नाम सही है, ए बी डी सी ए डी, ठीक है। तो ए बी डी और सी ए डी हो गया। अब जब सिमिलर है तो बस काम हो गया, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी सी। तो डी ए तो है नहीं, ए डी होना चाहिए ना, तो ए डी, तो ए डी लिखेंगे इसको, तो ए डी अपॉन सी डी है ना, सी डी। अब यहाँ से ये जो गिवन है वो कहाँ से प्रूव होगा, कौन, इससे होगा कि इससे होगा कि इससे होगा, तो देखो ए डी स्क्वायर चाहिए, ए डी स्क्वायर कहाँ से बन रहा है, इन दोनों से बन रहा है, इन दोनों को ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी।
फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, AD स्क्वायर बनेगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, BD इंटू CD। बस यही प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। बस इतना ही है, 3 पार्ट्स में है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे अब हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको 4 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँच चुके हैं हम लोग। 4 में कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल C 90 डिग्री है। तो ये ABC है, इसका एंगल C 90 डिग्री है, प्रूव करना है। और ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें पता होना चाहिए ना कि आइसोसेलेस है तो क्या हाइपो के बराबर थोड़ी कोई साइड होगी, हाइपो तो अलग ही रहेगी सबसे बड़ी साइड। तो यही दोनों साइड सेम होंगी, है ना, क्योंकि C पे 90 डिग्री है तो ये AB क्या हो गई, वो हाइपो हो गई। तो यही दोनों बची जो कि इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यही लिखेंगे, ट्रायंगल ABC is ABC in triangle ABC, डायरेक्ट लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। आइसोसेलेस कैसे पता, गिवन है ना, इट इज़ गिवन, ये गिवन। और एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके, ये गिवन है। दिस इम्प्लाइज, इससे पता चलता है कौन सी साइड आइसोसेलेस में कौन सी साइड इक्वल होंगी, क्योंकि C तो 90 है तो सामने तो हाइपो है, तो AC और BC इक्वल हुई। दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल्स टू BC, ठीक, ये हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस क्या करें, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपो कितना है वहाँ पे, AB है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कोई भी ले लो, BC CB कोई भी ले लो, AC ले लेते हैं, चलो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि देखो BC जो है वो AC के बराबर है, तो हम BC के प्लेस पर AC लिख सकते हैं। तो यहाँ हम AC स्क्वायर प्लस BC की जगह पर भी AC लिख दें, इसको कुछ नाम दे देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो हम कहेंगे कहाँ से हमने लिखा, फ्रॉम 1 क्या चीज़ लिखा हमने, यहाँ लिख देते हैं BC इज इक्वल्स टू AC, कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1, है ना। तो बस अब AC स्क्वायर BC की जगह रखोगे तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 2AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर ऐड हो गया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ये प्रूव हो गया, ठीक, दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसको इरेज करते हैं। तो 5th क्वेश्चन देखो, इसी का अपोजिट है, सीधा सिर्फ इसी का अपोजिट है। तो प्रूव ये करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। तो बस अपोजिट चलते हैं, जो गिवन है, और गिवन क्या है देखो, गिवन है AC इज इक्वल्स टू BC, ये दोनों साइड इक्वल है, AC इज इक्वल्स टू BC। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल्स टू BC, और क्या गिवन है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे चलो AB स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दिस इज गिवन है ना, ये गिवन है, ये गिवन, और ये भी गिवन, ये भी गिवन। तो यहाँ से दिस दिस इम्प्लाइज कि इसको हम लिख सकते हैं, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिखें,
AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, 2AC स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से हमें पता है, यहाँ से ये पता है हमें कि AC जो है वो BC के बराबर थे, यहाँ BC लिख देते हैं, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया AB स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि किसी ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा? पाइथागोरस का अपोजिट हुआ ना, पाइथागोरस थ्योरम का अपोजिट, कि अगर साइड का स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है तो वो एंगल कैसा होता है? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC, डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको इरेज किया जाए पहले। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC और जिसकी साइड 2A है। ठीक है, ट्रायंगल ABC है जिसकी साइड 2A है और तुम्हें बताना है उसके सभी अल्टीट्यूड्स की हाइट ऑफ द ऑल 3 अल्टीट्यूड्स। जितने अल्टीट्यूड क्या होते हैं ये हम देख लें। जैसे मान लो ये राइट एंगल कह रहा हूँ, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है और इसके अल्टीट्यूड्स कहाँ हैं? अल्टीट्यूड्स मीन्स होता है हाइट। अल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ होते हैं? वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर, तो एक अल्टीट्यूड ये है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, एक अल्टीट्यूड ये है। इसी तरह से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, एक अल्टीट्यूड ये है। सभी को कुछ नेमिंग कर देते हैं, जैसे मान लो कि ये D हो गया, ये E और ये F। तो कौन कौन से अल्टीट्यूड हुए इस ट्रायंगल में? AD, CF और B, ये 3 अल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट होती है इसी को क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो अब देखो एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अल्टीट्यूड्स तो सभी ट्रायंगल में होते हैं, सिर्फ आइसोसेलेस या इक्विलैटरल की बात नहीं है। बट अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो वो मीडियन होती है। मीडियन ही इक्विलैटरल ट्रायंगल की अल्टीट्यूड्स होती है, या कहो अल्टीट्यूड्स ही इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन होती है। सभी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा कि तुम अल्टीट्यूड ड्रॉ करो तो वो उस ट्रायंगल की मीडियन भी कहलाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड है वहाँ से अगर ड्रॉ करोगे तब मीडियन और अल्टीट्यूड एक ही लाइन सेगमेंट, यही लाइन सेगमेंट अल्टीट्यूड भी होगी और मीडियन भी होगी। और साथ ही साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी ऐसा है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं तो जो तुम अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे वही मीडियन होगी, या मीडियन ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री पे आएगी, अल्टीट्यूड ही होगी वो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। और साथ ही साथ क्योंकि ये इक्विलैटरल है तो सभी अल्टीट्यूड्स सेम होंगे, तो हम यही बात यहाँ पहले लिख देते हैं। ये क्या गिवन है हमें? गिवन ABC, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये पता है। और हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड AD, टू फाइंड AD है ना। फाइंड क्या करना है? AD भी फाइंड करना है और सब सेम होती है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। AD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू CF। तो बस यही करते हैं हम लोग। तो पहले प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सिंस altitude is the median of equilateral triangle, hence D is the midpoint of BC. D is the midpoint of
BC। ठीक, इतनी बात हमें पता है और ये भी पता है। अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे तब ऐसा लिखेंगे, तो ठीक है। और ये मीडियन है तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो नाउ अब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ये एक बन गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्योंकि अल्टीट्यूड है तो यहाँ 90 डिग्री पे आएगी। 90 के सामने ये हाइपो है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो इन ट्रायंगल ABD, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है ना, ऐसा है। तो हमें पता है कि अब एक चीज़ और भी गिवन थी ना यहाँ पे, साइड ऑल साइड्स आर 2a, ऐसा गिवन है ना, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 है, ऑल साइड्स आर 2a, सभी साइड्स 2a है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। सभी साइड्स इक्वल हैं और वो कितने के बराबर है, 2a के बराबर है। तो फिर यहाँ पे लिख लेते हैं AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 2a, है ना। यहाँ पे ये भी गिवन, ठीक है, गिवन के अंडर ही है ये, तो ये हो गया। तो जो जो गिवन है वो हमने यहाँ नोट किया, AC। अब इसी के बेस पे आगे चलते हैं। तो फिर AB स्क्वायर BD स्क्वायर AD स्क्वायर। अब AB क्या है, 2a है ना, AB इज 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, सभी 2a है। BD क्योंकि हमें पता है D मिड पॉइंट है तो BD इज हाफ ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पे हम लोग नोट इसको लिख भी लेते हैं, चलो। अगर ये D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, दिस इम्प्लाइज कि BD जो होगी वो किसके इक्वल होगी, हाफ BC के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे BD की जगह हाफ BC और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया AD तो हमें फाइंड ही करना है ना, AD स्क्वायर यहाँ लिख दो। अब वैल्यू रख दो BC की वैल्यू, फिर से BC तो पूरी साइड है तो 2a, यहाँ लिखेंगे 2a अपॉन, ये देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 4a स्क्वायर, है ना। 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC की जगह क्या लिखना है हमें, 2a अपॉन 2, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। और यहाँ पे क्या है, AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर हो गया तो देखा 2 कैंसिल हो गया तो बचा a स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हुआ। अब हम क्या करें, AD स्क्वायर पता करना है तो इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से लिखते हैं। तो ये हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा माइनस होगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आ गया, 3a स्क्वायर। तो ये AD स्क्वायर आया है और हमें चाहिए क्या, AD। तो AD कितना आ जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, रूट 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा और रूट 3 में ही रहेगा, तो रूट 3 इंटू a। तो AD इज रूट 3 इंटू a, क्योंकि हमें पता है सभी सेम है, AD B CF, तो सभी की हाइट क्या होगी, रूट 3a होगी। तो दिस हैंस यहाँ से लिख सकते हैं, हैंस AD इज इक्वल्स टू, और क्या नाम है, BE इज इक्वल्स टू CF, ये सभी कितनी आएंगी, रूट 3a आएंगी, ठीक है। ये हमें दिखाना था, ऑल अल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज रूट 3a, है ना, बस हो गया। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब, चलो।